हर व्यक्ति के लाइफ में जब शुरुआती दौर होता है और उसके आसपास कोई सपोर्टिव नहीं होते हैं तो बहुत ही कठिन समय होता है। शुरुआती 2-3 साल बहुत ही तकलीफ़ से निकले हैं, बहुत ही कष्टकारक थे, लेकिन शहर के लोगों का प्यार और शहर के लोगों का जो यहाँ आपसी मेलजोल रहा और समाज के लोगों का जो सहयोग रहा और ख़ास करके सुजानगढ़ के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया था। आज राजस्थान से हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन सूरत आके मुझे एहसास हुआ कि यदि राजस्थान से मेरा कनेक्शन अधिक होता तो हो सकता है कि मैं बहुत जल्द सेटल हो जाता। बचपन के वो दिन जब हम स्कूल में पढ़ते हुए कॉलेज के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है कि हमें किस क्षेत्र के अंदर जाना है। इस ऊहापोह में जब हम बैठते हैं तो हमारे माता पिता रिश्तेदार कहते हैं कि आपको इस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, वहीं हमारे मित्र यार दोस्त कहते हैं हमें इस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, और हमारे मन में कुछ और होता है। लेकिन ऐसे ही दिमाग में जब एक ऐसा आइडिया आता है जो आपकी तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल देता है, तो आपका स्वागत है इंडिया आइडिया बिजनेस में। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व बैठे जो प्रोफेशनली चार्टेड अकाउंटेंट है और जिनके जीवन के बारे में हम आपको थोड़ा सा हिंट दें कि उन्होंने जीवन में किस तरह राजस्थान को छोड़ने के बाद में उनके परिवार के लोग कैसे बाहर आसाम गए, आसाम से वो कैसे सूरत आए और सूरत में आके उन्होंने कैसे अपने जीवन की शुरुआत की जब नए लोगों के बीच में। तो हरिशंकर जी तोष्णीवाल जी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने काफ़ी जो यात्राएं की है जीवन में, कभी आप पहले परिवार के लोग आसाम रहे, उससे पहले राजस्थान, फिर आप सूरत, तो राजस्थान में आप कहाँ के रहने वाले थे? मैं सुजानगढ़ का रहने वाला हूँ और सुजानगढ़ से मेरे फोरफादर्स आसाम चले गए थे। आसाम में ही मेरी शिक्षा हुई और वहाँ से मैंने क्वालिफिकेशन करने के बाद 2 साल कलकत्ता में कॉलेज की और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने गुवाहाटी से की थी। आपने गुवाहाटी से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, फिर ये सूरत का मानस कैसे बनाया? क्योंकि वहाँ भी काफ़ी स्कोप है, कोलकाता हो या गुवाहाटी हो, वहाँ पे काफ़ी हमारे मारवाड़ी समाज के लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोग रहते हैं। गुवाहाटी उस समय डिस्टर्ब हो चुका था, अल्फ़ा रिजीम था 90s में और स्कोप कम लग रहा था। मेरे भाई साहब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हमने ये डिसाइड किया कि एक भाई बाहर चले जाते हैं और मैंने बॉम्बे जाने का मन बनाया था। लेकिन बॉम्बे जाते वक्त मुझे किसी ने ये बताया कि सूरत भी एक अच्छी जगह है, तो उसे भी आप देखना। और जब मैं सूरत उतरा तो फिर बॉम्बे गया ही नहीं, सूरत मुझे बहुत पसंद आया और इस जगह को मैंने अपना कर्म क्षेत्र चुना। लेकिन कहते हैं बचपन में जब हम बात आइडिया की करते हैं और बचपन के अंदर की बात करते हुए जब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिजनेस के अंदर होते हैं, आपके परिवार के लोग काफ़ी बिजनेस में होते हैं, तो बिजनेस को छोड़ के ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो आइडिया है वो आपके दिमाग में कैसे आया, किसने दिया आपको? बेसिकली मैं एडवोकेट बनना चाहता था, मैंने LLB भी की है, लेकिन मेरे भाई साहब का विशेष अनुग्रह था कि तुम CA भी बन जाओ। हमारे समय में CA बनना बहुत टफ हुआ करता था, न उतनी सुविधाएं थी। भाई साहब के मार्गदर्शन में और परिवार के कुछ सदस्यों के सहयोग से फिर मैंने इसे अपना करने की सोची और मैं CA बनने के बाद उन लोगों का काफ़ी धन्यवाद भी करता हूं कि एक अच्छे कोर्स को करवाने के लिए उन्होंने मेरे को प्रेरित किया और आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। लेकिन हमारे ऐसे कई लोग होते हैं जीवन के अंदर जो शायद उन्हें सही राय या सही आइडिया नहीं मिलते हैं, जो भटक जाते हैं। भाई उन्हें जाना किसी क्षेत्र में होता है, जहाँ चले किसी और क्षेत्र में जाते हैं जहाँ उनकी रुचि भी नहीं होती है। तो क्या आपको पहले से रुचि थी भाई मैं इसके अंदर सक्सेस हो पाऊंगा, ऐसा मन में था, या बस या ऐसा परिवार का आशीर्वाद था या परिवार ने कहा इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लेते हैं? नहीं, मैं पढ़ाई का शौक़ था और मैं एडवोकेट करना चाहता था। मैंने LLB भी कर ली थी, लेकिन भाई साहब के विशेष अनुग्रह से उन्होंने मुझे कहा कि तुम CA की परीक्षा दे लो, पास हो जाओगे और अच्छा एक क्षेत्र है, बाद में तुम अपना कार्य क्षेत्र चुन लेना, तुम्हें एडवोकेट बनना एडवोकेट बन जाना, चार्टर्ड अकाउंट बनना, CA की प्रैक्टिस करनी है तो CA की प्रैक्टिस कर लेना। दोनों ही डिग्रियां मैंने ले ली थी और बाद में मुझे लगा कि CA एक बेटर ऑप्शन है कैरियर के लिए। तो ये कब आपने की CA? CA मैंने 1989 में की थी, गुवाहाटी से की थी और CA करने के बाद मैं सीधा सूरत आ गया था। सूरत जब आए आपने, जब CA करने के बाद में कहते हैं भाई उस समय शायद 90 के लगभग आप सूरत आए, उस समय सूरत के अंदर इतना डेवलपमेंट तो नहीं था, लेकिन काफ़ी लोग आ गए थे मारवाड़ी समाज के। तो आपने सूरत कर्म क्षेत्र बनाया बॉम्बे नहीं जाके, तो ये क्या कारण हो सकते उसके? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा चुनाव बॉम्बे का था, लेकिन नियति को ये मंजूर था कि मैं सूरत आऊँ। मेरा सूरत में कोई रिलेटिव नहीं थे, किसी को मैं जानता नहीं था। एकमात्र मेरे जो परिचित थे वो मेरे जिया जी के आड़तिया थे, गोकुल जी और प्रभु जी बजाज, जिनके विशेष सहयोग से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। लेकिन जब आपके रिश्तेदार नहीं थे, आपने आके यहाँ पे कैसे शुरुआत की थी? पहले कोई जॉब किया या फिर
प्रैक्टिस की शुरुआत में, कैसे अपना जीवन जिया था? शुरुआत में मैंने सैलरी के लिए भी काफ़ी चुनाव किया था कि मैं सर्विस करके अपना गुजारा करूं, लेकिन उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सैलरी में इतना स्कोप नहीं था। और फिर हिम्मत यह हुई कि इस सैलरी से बढ़िया है कि मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूं और धीरे धीरे मैं इसमें मेहनत करके आगे बढ़ सकता हूं। इतना मुझे विश्वास 2-4-6 महीने में हो गया था। जब आप यहाँ पे आए तो परिवार के कौन कौन सदस्य साथ में आए थे? आप यहाँ पे कैसे रहना खाना पीना कैसे यहाँ पे करते थे आप? देखिए, एक बात बताऊं, मैं मेरे दादाजी का परिवार का पहला व्यक्ति हूं जो आसाम छोड़ के बाहर निकला हूं। हालांकि मुझे बचपन से ही किसी नई चीज़ को करने में आनंद आता था और 10th करने के बाद मैंने सारी पढ़ाई, जितने भी काम हैं, मैंने सर्विस करके अपने सारे काम किए हैं। घर वालों से मैंने पैसा नहीं लेने की सोची और आज तक मैं उस पर कायम हूँ। और प्रभु की असीम कृपा रही मेरे पे कि हर क्षेत्र जहाँ भी मैं गया हूँ मुझे सक्सेस मिलती गई। लेकिन आपने कहा मैंने कभी 10वीं के बाद में कभी घर वालों से पैसा नहीं लिया, तो ऐसे काफ़ी लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आत्मा आने के बाद मन डोल जाता है और फिर लक्ष्मी की तरफ आकर्षण हो जाता है। तो ये कभी आपके मन में नहीं आया कि आप पैसा कमा रहे हैं तो और ज़्यादा कमाने के लिए फुल टाइम पैसा इसी में दिमाग लगाए और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दें? देखिए, मैं हमेशा इस बात का पक्ष रहा हूँ कि परिवार हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य होता है। परिवार के लिए मैं सारे सेक्रीफाइस करता हूँ। प्रोफेशन को मैंने एक अपना कार्य क्षेत्र माना है, एक डिसिप्लिन के हिसाब से मैं कार्य करता हूँ। एक समय है मेरा, उस समय में मैं खाली उसी का काम करता हूँ। उसके बाद एक बार ऑफिस से निकलने के बाद मैं उसके बारे में सोचता नहीं हूँ। लेकिन कहते हैं आप जब यहाँ पे सूरत में आए थे तो आपने कहा जैसे अकेला आया था, कोई रिश्तेदार वगैरह यहाँ पे परिवार के सदस्य जिनको आप जानते वो नहीं आए थे, तो और बाकी फैमिली मेम्बर आपके कब आए थे सूरत में और कैसे आपने यहाँ पे जो शुरुआती दौर है वो कैसे जिया था यहाँ का? देखिए, हर व्यक्ति के लाइफ में जब शुरुआती दौर होता है और उसके आसपास कोई सपोर्टिव नहीं होते हैं तो बहुत ही कठिन समय होता है। शुरुआती 2-3 साल बहुत ही तकलीफ़ से निकले हैं, बहुत ही कष्टकारक थे। लेकिन शहर के लोगों का प्यार और शहर के लोगों का जो यहाँ आपसी मेलजोल रहा और समाज के लोगों का जो सहयोग रहा और ख़ास करके सुजानगढ़ के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया था। आज राजस्थान से हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन सूरत आके मुझे एहसास हुआ कि यदि राजस्थान से मेरा कनेक्शन अधिक होता तो हो सकता है कि मैं बहुत जल्द सेटल हो जाता। लेकिन कहते हैं कि आप रहो या नहीं रहो, आपके जहाँ से आप निकलते हो, जिस गांव को आप बिलोंग करते हो, और ये राजस्थान की खासियत है कि गांव वाले आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। जब मैं यहाँ आया था तो कुछ चंद लोगों को जानता था, फिर धीरे धीरे सुजानगढ़ के लोगों से मिला, फिर उनके रेफरेंस से मैं आगे बढ़ते गया और जिन जिन से मैं मिला शुरुआती दौरों में, उस समय लोगों ने मुझे बहुत आश्वस्त किया, बहुत प्यार दिया और इसी का नतीजा है कि मैं धीरे धीरे अपने कार्य को बहुत मजबूती से कर और प्रैक्टिस में इथिक्स के साथ काम करते हुए मैं इतना आगे बढ़ने की मैंने चेष्टा की और मैं उसमें सफल रहा। लेकिन जब आप भाषा जिस भाषा में आप बात करें हमारे से, उसमें टोन है वो राजस्थानी आ रही है, सुजानगढ़ वाली, ये ऐसा क्या कारण है? हमारे घर की बोलचाल की भाषा शुरू से ही राजस्थानी रही है। हम घर में भाई बहन सब हिंदी मारवाड़ी में बात करते हैं, इसलिए वो टच गया नहीं। हालांकि मैं कभी राजस्थान रहा नहीं, लेकिन पारिवारिक माहौल हमेशा मिला कि हम राजस्थान से जुड़े ही रहे। अब यहाँ पे आने के बाद में आप काफ़ी संस्थाओं से जुड़े, समाज के लोगों के साथ बैठे उठे, तो यहाँ पे कह रहे हैं भाई जो आपकी महेश्वरी विद्यापीठ स्कूल है उसमें भी आप एज अध्यक्ष काम करें, तो ये सब सामाजिक जो रुझान है वो कैसे आपके अंदर आया? ये सूरत आने के बाद जब मैं लोगों से मिलता गया और लोगों का जो मुझे प्यार मिला तो मैंने सोचा कि एक मेरी भी जवाबदारी है समाज के प्रति। तो सन 2000 में जब मैं थोड़ा सेटल हो गया तो मैंने कुछ संस्थाएं ज्वाइन की थी और एक प्रिंसिपल उसी समय बनाया था कि एक संस्था में एक समय रहूँगा, जो मैं आज तक उसका पालन करता हूँ। शुरुआती दौर में मैं यहाँ एक महेश्वरी नवयुवक मंडल है उसका अध्यक्ष रहा 2004 में। फिर उसको छोड़ने के बाद हमारी CA इंस्टीट्यूट है उसका मैं कमेटी मेंबर रहा। फिर मैं चेयरमैन की तक गया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई मेरे समय में कि जब CA का मैं चेयरमैन था तो उस समय हमने बिल्डिंग बनाने के लिए इंस्टीट्यूट की एक ज़मीन भी खरीदी थी, जो दिल्ली से मैं बहुत प्रयास करने के बाद वो सैंक्शन भी हुआ था और वो बिल्डिंग आज पूरी बनकर तैयार है। लोग बहुत अच्छी तरह से वहाँ अपना हमारी संस्थाओं की एक्टिविटीज़ चलती हैं। CA का इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद उसके बाद 2011 में मैंने महेश्वरी विद्यापीठ, हमारी स्कूल है यहाँ पे महेश्वरी समाज की जो बहुत ही नामी स्कूल है, उसको ज्वाइन किया। 6 साल तक मैं वहाँ सेक्रेटरी रहा और पिछले 3 सालों से
मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। देखिए, स्कूल जो शिक्षा की नगरी कहते हैं सूरत को भी, और शिक्षा के क्षेत्र में जब आप जुड़े और शिक्षित व्यक्ति कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ते हैं तो नए नए बदलाव आते हैं। तो उस लिए मैं स्कूल के क्षेत्र में जुड़ने के बाद में आपने ऐसे क्या स्कूल में बदलाव किए, बच्चों को कैसे मोटिवेट किया, कैसे आप लोग बच्चों के साथ कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं? देखिए, स्कूल का जो क्षेत्र होता है उसमें सबसे अधिक मजबूत जो होना चाहिए वो टीचर्स होते हैं। सबसे पहले मैंने अपने टीचर्स के साथ राय विचार कर उनमें ये विश्वास पैदा किया कि स्कूल जो है वो आपकी है और आपको इसमें अपना 100% देना है। ये मेरा स्वभाव रहा है कि जहाँ मैं वर्क करता हूँ अपना भी पूरा 100% देता हूँ। मैंने टीचर्स को पहले मोटिवेट किया, उनको बहुत अधिक आश्वस्त किया कि आपको हर सुविधाएं स्कूल में मिलेगी। उसके बाद प्रिंसिपल और हमारे कमेटी मेंबर के सहयोग से हमने जो नई टेक्निक्स थी वो सब लाने की चेष्टा की। आज महेश्वरी विद्यापीठ सूरत का एक प्रतिष्ठित स्कूल है और यह पहला स्कूल है सूरत का जहां सारे क्लासरूम स्मार्ट बोर्ड के रूप में लगे हुए हैं। जितनी टेक्निक्स चाहिए आज के एजुकेशन में, क्योंकि आज के दिन जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो दौर है उसमें हमें कंप्यूटर बहुत अधिक अच्छे चाहिए और हमारी लैब्स है जो अपडेटेड होनी चाहिए, उस पर हमारा विशेष ध्यान रहता है और हम जितने भी आईटी क्षेत्र की जितनी चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में आगे रहते हैं। आपने जैसे कहा भी गुवाहाटी से आने के बाद में सूरत में आए तो समाज की फीलिंग आई अंदर और समाज से जुड़े, तो अभी कहीं आपको लगता है राजस्थान से भी जुड़ने का समय आ गया, अभी रिटायरमेंट आने वाले हो आप अपनी प्रोफेशनल तरीके से, तो कहीं राजस्थान से जुड़ने का भी आगे मन है? राजस्थान में हमारे कोई अधिक पहचान नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं है। एक मन में हमेशा लगाव रहता है राजस्थान जाने का, तो इसके लिए हमने परिवार में ये डिसाइड किया है कि साल में एक बार हम खाटू और सालासर जरूर जाएंगे ताकि हमारा वहाँ से कनेक्शन बना रहे। सालासर तो आपके पास में ही है गांव के? हाँ, सुजानगढ़ भी मैं जाते रहता हूँ, हालांकि मेरा कोई रहने का वहाँ नहीं है, मैं रुकता सालासर ही हूँ, लेकिन राजस्थान की मिट्टी की अपनी खुशबू जो है अलग ही है और लगाव होना स्वाभाविक है। यदि मौका मिलेगा तो ज़रूर अपनी सेवाएं वहाँ भी दूंगा। लेकिन कहते हैं कि भाई आपकी भाषा में राजस्थानी सब आ रही है झलक, तो कहीं खाने पीने का जो राजस्थानी जो खाना पीना है उसकी भी झलक अपने घर के अंदर रहती है, या कोई राजस्थान की ऐसी चीज़ें जो आप घर पे बना के खाते रहते हैं? मेरा खान पान ही राजस्थानी है और मैं राजस्थानी चीज़ों का बहुत शौकीन हूँ। खास करके दाल बाटी चूरमा, सूखी सब्जियाँ, ये मेरा प्रिय व्यंजन है। अगर बात करें युवाओं के लिए, जिस तरह से आपने संघर्ष करके एक उपलब्धि हासिल की अपने क्षेत्र के अंदर, तो हमारे युवाओं को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि उस समय तो जब परिवार के लोग कहते थे भाई ये कर लो वो कर लो, तो आप कर लेते थे हम लोग कि भाई यहाँ इस क्षेत्र में जाना है, लेकिन अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजी है, लोगों के पास काफ़ी आइडिया है कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या करना चाहिए, ये सारी हमारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से युवाओं को पता रहता है। तो अब आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज देंगे? जब इतनी टेक्नोलॉजी हावी है तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, ये बदलाव का समय है और युवाओं को मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको हर समय हर परिस्थिति को चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी बदलाव का दौर है। जब मैं सूरत आया था तब मैं यहाँ कुछ लोगों से मिला था, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिला था, उस समय भी मुझे कहा गया था कि स्कोप नहीं है। मैं आज अपनी स्कूल इस ऑफिस पे और स्कूल पे बच्चों को ये ज़रूर कहता हूँ कि देखो, स्कोप होता नहीं है, स्कोप हर ज़माने में था, आगे भी रहेगा, स्कोप को हमें बनाना पड़ता है। इसके लिए मैं 3 अल्फ़ाबेट्स को खास महत्व देता हूँ। एच के 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं। आपको ये 3 चीज़ पर यदि आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो सक्सेस आपके पास आनी ही है। ये 3H हैं मेरे, जो हमेशा मैं आज तक अपने उसको फॉलो करता आया हूँ। पहला है कि आप जो भी काम करो वो ऑनेस्टी से करो। दूसरा है कि आप हार्ड वर्किंग आपको होना पड़ेगा, देयर इज़ नो अल्टरनेट ऑफ हार्ड वर्किंग। और तीसरा है, आप जैसे से आगे बढ़ते हैं हम्बलनेस हो जाइए। जिस दिन आप ये 3 काम करने लगेंगे, सफलता अपने आप आपके कदमों को चूमती जाएगी। लेकिन आज के जब आपने टेक्नोलॉजी का 3H के बारे में आपने बताया भी कैसे युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और कैसे आगे सक्सेस हासिल करनी चाहिए, लेकिन जो शुरुआती दौर होता है, जो संघर्ष का व्यक्तित्व के जीवन में होता है, वही दौर सबसे जीवन का महत्वपूर्ण दौर होता है, जिसके अंदर अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व बन भी सकता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व बिगड़ भी सकता है। तो उस दौर के अंदर जब युवा कसमकस के अंदर रहते हैं भी हमें
हर जगह ऐसे निराशा होती है, भाई कहीं जाते हैं काम नहीं होता है, कोई जॉब के लिए जाते हैं जॉब नहीं मिलता है, या कोई प्रोफेशनली कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के अंदर उतनी सक्सेस नहीं मिल पाती है, या कोई बिजनेस के अंदर जाते हैं तो भी कई बार निराशा हो जाती है क्योंकि शुरुआती दौर संघर्ष का होता है। तो उस दौर को हमारे युवाओं के लिए क्या मैसेज आपका? देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही आगे नहीं बढ़ जाता है, उसे इनिशियल स्टेज पर मेहनत और संघर्ष करना ही पड़ेगा। जहाँ तक हमारे विद्यार्थियों की बात है, युवा वर्ग की बात है, तो मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूँ कि हम कितना भी पढ़ लें, डिग्री हमारी एक सपोर्टिव हो सकती है, डिग्री से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन में हम जब पढ़ते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि एक बार ये डिग्री आ जाएगी तो हम सब कुछ कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। इसके लिए आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो मैंने महसूस की है, मैंने इम्प्लीमेंट करके देखी है और मुझे लगा कि इससे सब कुछ हो सकता है। एक तो आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। जब भी कोई कार्य करते हैं आप, जो मैंने पहले भी बताया कि 100% से कीजिए, उसका रिजल्ट क्या आएगा उसकी चिंता नहीं करनी है। मुझे ये ध्यान रखना है कि मैंने जो किया है 100% से किया है, ऑनेस्टी से किया है, बाय हार्ट किया है, तो अपने आप सफलता आती जाएगी। आप एक चीज़ मार्क कीजिए, मैं अब कई बार अपने बच्चों को बोलता हूँ जो हमारे यहाँ सीए करते हैं कि आप मेरे साथ वाले चार्टर्ड अकाउंट की एक लिस्ट बना लीजिए और देखिए उनमें कितने सक्सेस हुए। लोग ये कहते हैं कि भाई आपके समय में कोई कंपटीशन नहीं था, तो फिर बाकी लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो हर समय, हर युग में आपको अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है और आज के दिन तो साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट पे है कि हर चीज़ के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है और अपॉर्चुनिटी से दुनिया बढ़ती है। आपको आपका टैलेंट दिखाना है और आपको कुछ अलग करना है। जिस दिन आप ये कर लेंगे उस दिन आपको सफलता अपने आप मिल जाएगी। अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं, आपको संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के साथ उस असफलता को अपना वस्त्र बनाकर आगे बढ़ना पड़ता है, तभी आपको सफलता का वस्त्र पहनने का मौका मिलेगा। और यही हमारे तोषनीवाल जी का कहना है कि जब आप एक बार निराश होते हैं तो ये मत सोचिए कि आप वहाँ पे थक गए हैं, हार गए हैं, लेकिन आप प्रयास करते रहिए और निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। और भीड़ से अलग अपना कुछ एंटीक उद्देश्य बनाइए और उस उद्देश्य पर आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर जी, तोषनीवाल जी, आपने अपना कीमती समय दिया सर, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने मुझे समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि युवा पीढ़ी भारत को बहुत आगे ले जाएगी। धन्यवाद।